एक बात बताइए बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जनरल क्लॉजेज एक्ट यानी जीसीए पढ़ना स्टार्ट किया था कि नहीं किया था, पहले बताइए। यस यस सर। हमने लास्ट क्लास में जनरल क्लॉजेज एक्ट यानी कि जीसीए, हमने लास्ट क्लास में जनरल क्लॉजेज एक्ट यानी कि जीसीए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बच्चों। मैंने आपको जब जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ाया तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाया? मैंने आपको जब जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ाया यानी जीसीए पढ़ाया तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया? जीसीए के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या समझाया? मैंने बेटा आपको जीसीए के इंट्रोडक्शन में यही समझाया, मैंने आपको जीसीए के इंट्रोडक्शन में यही समझाया कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1897, जो कौन सा एक्ट है बेटा? जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1897। मैंने आपको बताया कि जनरल क्लॉजेज एक्ट जितने भी हमारे देश में एक्ट्स बने हुए हैं उन सभी एक्ट्स के लिए यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो भी वर्ड डिफाइंड है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में अगर कोई टॉपिक डिफाइंड है, कोई कॉन्सेप्ट डिफाइंड है, कोई भी वर्ड डिफाइंड है, तो वो हमारे देश में जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं उनके लिए कॉमनली अप्लाई होता है। हमारे देश में जितने भी क्या बने हुए हैं, एक्ट्स बने हुए हैं, उनके लिए कॉमनली अप्लाई होता है। बताई थी कि नहीं बताई थी बात? बताओ बेटा, यस और नो। यस सर। अच्छा, फिर बेटा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, ये जो क्या है बेटा, जनरल क्लॉजेज एक्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि जनरल क्लॉजेज एक्ट कुल मिला के इंडिया में जितने भी सेंट्रल एक्ट बने हुए उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाता है, उनके अंदर एक समानता लाता है। उसमें बेटा लास्ट क्लास में, अब जनरल क्लॉजेज एक्ट में अगर आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हो तो मैंने सेक्शन 5 पढ़ाना चालू कर दिया था। जनरल क्लॉजेज एक्ट में अगर आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हो तो मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाना चालू कर दिया था। करा था कि नहीं करा था बेटा सेक्शन 5 स्टार्ट? जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। कर दिया था। अच्छा बेटा अब एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 क्या बोलता है, मुझे एक बात बताओ। सेक्शन 5 यही तो बोलता है, सेक्शन 5 यही तो बोलता है कि अगर कोई एक्ट हमारे देश में बना, कोई भी सेंट्रल एक्ट हमारे देश में बना, मैंने एग्जांपल भी बनाया था नहीं बनाया था, बताओ पहले इस पॉइंट का। बनाया Yes, था। बनाया था। और सर Yes, एग्जाम्पल sir. जितने भी बनाओ सारे कॉपी में बना लेना, पहले ही बता रहा हूं। तो मैंने आपको सेंट्रल एक्ट में क्या समझाया था? मैंने आपको सेंट्रल एक्ट में क्या समझाया था? मैंने आपको सेंट्रल एक्ट में यही समझाया था कि जो भी एक्ट में एप्लीकेबिलिटी की डेट लिखी हुई है या जो भी एक्ट में लागू होने की तारीख लिखी हुई है, तो बेटा जिन एक्ट्स में लागू होने की तारीख लिखी हुई है, एक चीज समझना, जिन एक्ट्स में लागू होने की तारीख लिखी हुई है, जिन एक्ट्स में एप्लीकेबिलिटी की डेट लिखी हुई है, वो तो उस डेट से एप्लीकेबल हो जाएंगे जो उसमें डेट लिखी हुई है। जो भी एक्ट्स में लागू होने की तारीख लिखी हुई है वो तो उस डेट से लागू हो जाएंगे जो उसमें लागू होने की तारीख लिखी हुई है। लेकिन अगर एक्ट में लागू होने की तारीख नहीं लिखी हुई है तो मैंने आपको बताया था कि ये देखना पड़ेगा कि वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले का एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के आने का बाद का एक्ट है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने का पहले का एक्ट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने का पहले का एक्ट है तो वो तब से लागू होगा जब गवर्नर जनरल की अप्रूवल आई। और वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद का एक्ट है तो वो तब से लागू होगा जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल आई। बताओ बेटा ये पॉइंट क्लियर था कि नहीं क्लियर था? बोलिए Yes, यस sir. और यस सर। कोई डाउट या क्वेरी इस पॉइंट में किसी भी बच्चे को? नहीं? नो सर। आगे बढ़ सकता हूँ क्या, मुझे बताओ। हम्म। आगे बढ़ सकता हूँ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे देखना आगे की कहानी क्या है। अब बेटा आगे देखना आगे की कहानी क्या है। आज की क्लास में एक अगला सेक्शन हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो आपको हेडिंग मिलेगी सेक्शन 5। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पहले बताओ सेक्शन 5। Yes, पढ़ा था। sir. अब बेटा एक आता है इफेक्ट ऑफ रिपील। इफेक्ट ऑफ रिपील, इसके ऊपर बेटा सेक्शन लगता है सेक्शन 6। इफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील का मतलब होता है लॉ को डिलीट कर देना, लॉ को डिलीट कर देना। रिपील का क्या मतलब होता है बेटा? रिपील का मतलब होता है लॉ को डिलीट कर देना। इसके ऊपर बेटा सेक्शन लगता है सेक्शन 6। इसके ऊपर बेटा सेक्शन लगता है सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 क्या बोलता है बेटा समझना। बेटा एक बात बताओ, हमारे देश में कोई लॉ बना, 10-15 साल 20 साल 25 साल लॉ वो रहा, बाद में मान लो वो लॉ डिलीट हो गया। बेटा वैसे एक बात बताओ, लॉ डिलीट होता है क्या? ऐसा होता है क्या लॉ डिलीट हो जाते हैं? बताओ। नो सर। नहीं सर। बिल्कुल होता है बेटा, इट्स वेरी नॉर्मल। नो बोल रहे हैं तो आप बहुत गलत बोल रहे हैं सर। एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि कानून बनते हैं तो डिलीट भी होते हैं। आज जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप सबको पता है डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे देश में बहुत सारे। तो जैसे हमारे देश में बेटा एक डायरेक्ट टैक्स होता था पहले, वेल्थ टैक्स। अभी आप लोगों के डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है। पहले हमारे देश में दो डायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, एक वेल्थ टैक्स और एक इनकम टैक्स।
तो बेटा जो वेल्थ टैक्स है, जो क्या है, वेल्थ टैक्स का लॉ है, वो हमारे देश में डिलीट कर दिया गया है। किसका लॉ बेटा हमारे देश में डिलीट कर दिया गया है? वेल्थ टैक्स का जो लॉ है बेटा, वो हमारे देश में डिलीट कर दिया गया। और ये कब डिलीट हुआ था? ये डिलीट हुआ था बेटा दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में। तो ऐसा होता है बेटा, पुराने लॉ डिलीट हो जाते हैं, उसकी जगह नए लॉ बन जाते हैं। कई बार होता है पुराने लॉ डिलीट हो जाते हैं पर नए लॉ नहीं बनते। सोचो, इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा। आप सबको बताओ तो हमारे देश में फार्मर्स को लेकर, फार्मिंग को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर कई सारे लॉ आए थे नए, यस फार्म लॉ, सर, सुना हो तो यस किसी ने, सर, जिसकी वजह यस से सर। किसान किस पे गए थे? स्ट्राइक पे गए थे। हाँ। बाद में उन लॉस की वजह से बहुत देश में प्रोटेस्ट हुई, उन लॉस की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई। क्योंकि उन लॉस की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई, तो फाइनली उन लॉस को क्या करना पड़ गया? डिलीट करना पड़ गया। क्योंकि उन लॉस की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा क्या हुई बेटा? उन लॉस की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई, तो फाइनली एंड में आपको उन लॉस को क्या करना पड़ गया? डिलीट करना पड़ गया। पता है आपको, सबको नहीं पता ये बात? यस सर। तो बेटा ऐसा नहीं है कि लॉ बनते हैं तो डिलीट नहीं होते, लॉ बनते हैं तो वो डिलीट भी होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ रिपील एक टॉपिक है, लॉ को डिलीट कर देना। रिपील माने डिलीट कर देना। तो अगर हमने किसी लॉ को डिलीट कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो बेटा एक बात बताओ, अगर कोई लॉ डिलीट हो गया, अगर कोई लॉ क्या हो गया? डिलीट हो गया, तो वो लॉ ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में लागू होना बंद हो जाएगा। यस सर। लेकिन लॉ, अब रूल ये कि अगर कोई लॉ डिलीट भी हो गया, ए पॉइंट छोड़ देना, उसके बाद रूल ये है कि अगर कोई लॉ डिलीट भी हो गया तो बी, सी, डी और ई, इन चार चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर रूल ये है कि अगर आपने कोई लॉ डिलीट भी कर दिया तो दैट विल नॉट अफेक्ट दीज फोर थिंग्स। ठीक है, लॉ डिलीट हो गया, लॉ डिलीट हो गया तो अप्लाई होना भी बंद हो जाएगा, लेकिन लॉ के डिलीट होने की वजह से बी, सी, डी और ई, इन चार चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर लॉ डिलीट भी हो गया तो ये जो चार चीजें लिखी है वो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम एग्जांपल लेके चलेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अगर हम एग्जांपल लेके नहीं चलेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है? अब यस बेटा सर। एक बात सुनना ध्यान से, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे हमारे देश में एक वेल्थ टैक्स एक्ट हुआ करता था, हमारे देश में एक वेल्थ टैक्स एक्ट हुआ करता था। बताया नहीं बताया मैंने? अरे बताओ, बताया नहीं बताया? यस सर। अब मैंने आपको पता बताया कि वेल्थ टैक्स एक्ट है। डिलीट हो गया, मैंने आप सबको हाँ। बताया वेल्थ टैक्स एक्ट डिलीट हो गया। यस हो सर। गया कि नहीं हो गया डिलीट? अब हो बेटा गया। इधर देखना ध्यान से, इधर देखना ध्यान से, एकदम अच्छे से डिटेल में समझना। सर हमारे देश में एक एक्ट बना हुआ था, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। ये बेटा मोदी गवर्नमेंट ने डिलीट तो 2014 में ही कर दिया था, लेकिन डिलीशन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 से। डिलीशन कब से लागू हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 2016 से। तो वेल्थ टैक्स इस डेट के ऊपर रिपील हो गया था, रिपील हो गया था मतलब डिलीट हो गया था। तो बेटा अगर वेल्थ टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2016 को डिलीट हो गया, इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2016 से वेल्थ टैक्स एक्ट अप्लाई होना बंद हो गया। बेटा अगर वेल्थ यस टैक्स सर। एक्ट 1957 में डिलीट हो गया, इसका मतलब यह है कि वेल्थ टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2016 से अप्लाई होना बंद हो गया। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। अब बेटा रूल ये है कि एक बार कोई एक्ट डिलीट हो गया, रूल ये है कि एक बार कोई एक्ट डिलीट हो गया या एक बार कोई लॉ डिलीट हो गया, तो बेटा जो एक्ट डिलीट हुआ ठीक है, जब एक्ट डिलीट हुआ ठीक है, जैसे वेल्थ टैक्स एक्ट डिलीट हुआ 1 अप्रैल 16 से, लॉ बोला एक्ट के डिलीट होने से पहले एज पर दैट एक्ट जो भी काम आप कर चुके हो वो अफेक्ट नहीं होंगे, वो वैलिड रहेंगे। मतलब 1 अप्रैल 16 से पहले अगर मैंने वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत कोई भी काम करा है तो वो वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। जैसे बेटा एक वेल्थ टैक्स है जो वेल्थ के ऊपर लगता है, वेल्थ होती है आपकी नेटवर्थ, हर पर्सन की नेटवर्थ निकाली जाती थी, और नेटवर्थ का 1% अमाउंट आपको सरकार को एज अ टैक्स पे करना पड़ता था। अब 1 अप्रैल 16 से पहले हमारे देश में वेल्थ टैक्स एक्ट चल रहा था। अब मान लो 1 अप्रैल 16 से पहले का मेरा कोई वेल्थ टैक्स बनता है, वो मैं सरकार को जमा नहीं कर रहा, मेरा वेल्थ टैक्स बनता है पर मैं सरकार को जमा नहीं कर रहा। सरकार ने मेरे से पूछा भाई क्यों नहीं जमा कर रहे, तो मैंने बोला यार आपने तो वेल्थ टैक्स एक्ट डिलीट कर दिया तो मैं तो नहीं जमा करूंगा। तब सेक्शन 6 जो हम पढ़ रहे हैं वो बोला बेटा कि 1 अप्रैल 16 को अगर वेल्थ टैक्स डिलीट हुआ है तो 1 अप्रैल 16 के बाद आपको वेल्थ टैक्स नहीं जमा करना। बोले समझ में आता है, लेकिन 1 अप्रैल 16 से पहले जो आप ट्रांजेक्शन कर चुके हो,
या 1 अप्रैल 16 से पहले जो आपकी नेटवर्क तो रही होगी उसके ऊपर तो आपको वेल्थ टैक्स देना ही पड़ेगा ना भाई। लॉ डिलीट 1 अप्रैल 16 को हुआ तो चलो 1 अप्रैल 16 के बाद उसमें कुछ मत करना, लेकिन 1 अप्रैल 16 से पहले जो चीजें हो चुकी हैं वो तो करनी पड़ेंगी ना। तो इन्होंने बोला कि अगर हमने कोई एक्ट डिलीट भी कर दिया तो उसके डिलीट होने से जो एक्ट के डिलीट होने से पहले वाले काम हो चुके हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो ये वाला पॉइंट समझ में आया Yes, नहीं आया? sir. Yes, Yes, sir. sir. वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन क्या बोल रहा है? रिपील कर देता है। रिपील मतलब डिलीट कर देता है किसी भी लॉ को। रिपील्स एनी एनेक्टमेंट। और जितना मैं हाईलाइट करूं आप उतना ही हाईलाइट करेंगे, उतना ही लर्न करेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखेंगे, मैं 50 बार बोल चुका हूं ये बात। तो वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील्स एनी एनेक्टमेंट, द रिपील शैल नॉट व्हाट? बोले द रिपील शैल नॉट अफेक्ट नहीं करेगा प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनेक्टमेंट सो रिलीट। सर देखो ये जो वर्ड है एनेक्टमेंट वर्ड का मतलब होता है लॉ सो रिपील। तो वो बोल रहा है यहां से लाइन कंटिन्यूएशन में पढ़ो, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। बोले रिपील करने से किसी भी लॉ के प्रोविजन अफेक्ट नहीं होंगे। द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी एनेक्टमेंट सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन यानी प्रॉपरली डन, जो चीजें आप प्रॉपरली पहले ही कर चुके हो, और सफर्ड देयर अंडर मतलब जो चीजें पहले हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, वो चीजें अफेक्ट नहीं होंगी, वो चीजें वैलिड रहेंगी। ठीक है, बताओ बेटा बी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बाकी Yes, स्टूडेंट्स sir. क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे बेटा? या तो मैं आपसे कैमरा ऑन करा लूं या आप रिप्लाई कर लीजिए। Yes, sir. और या मत आइए क्लास में। Yes, मैं तो sir. आप लोग को बार बार नहीं बोल सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. या तो अब मत आइए Yes, क्लास sir. में या कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? चलिए, तो बोल रहा है पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया है? ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अब सब इसी से रिलेटेड बातें हैं। वेल्थ टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 16 को डिलीट हो गया। 1 अप्रैल 16 से पहला मेरा वेल्थ टैक्स एक्ट में 50,000 रुपए का रिफंड ड्यू था। मुझे बताओ वो रिफंड मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ 1 अप्रैल मिलेगा, 16 से पहले मेरा रिफंड ड्यू नहीं था, मुझे वेल्थ टैक्स जमा करानी थी। मेरी लाइबिलिटी थी वेल्थ टैक्स जमा करानी की 1 लाख रुपए। बताओ वो जमा करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? Yes, sir. करानी पड़ेगी। अगर एक्ट डिलीट हो गया तो बोले डिलीशन से पहले अगर उस एक्ट में आपको कोई राइट प्रिविलेज मिल रहा था, राइट और प्रिविलेज एक ही बात होती है, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी एक ही बात होती है। तो बोले अगर कोई एक्ट डिलीट हो गया तो एक्ट के डिलीट होने से पहले अगर आपको कोई राइट मिल रहा था, कोई प्रिविलेज मिल रहा था, ऑब्लिगेशन मिल रही थी, कोई लायबिलिटी मिल रही थी, तो वो अफेक्ट नहीं होगी। बोले द रिपील शैल नॉट, बोले रिपील से नहीं अफेक्ट होगा। बोले द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी जो हमने एक्वायर करी, अक्रू करी, इनकर करी अंडर एनी एनेक्टमेंट सो रिपील। बोले जो लॉ डिलीट हो गया, लॉ के डिलीट होने से पहले उसमें अगर हमें कोई राइट मिल रहा था, कोई प्रिविलेज हमारी थी, कोई ऑब्लिगेशन हमारी थी, कोई लायबिलिटी हमारी थी, तो अफेक्ट नहीं होगी। बताओ बेटा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. आ गया समझ में? हाँ. अच्छा Yes, sir. आ गया. अच्छा एक बात बताओ बेटा, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 डिलीट हो गया। अगर वेल्थ टैक्स एक्ट के डिलीट होने से पहले अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है, कोई गलत काम किया है, तो वो गलत काम के लिए मान लो मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लग गई, नहीं डिलीट होने से पहले मैंने वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 में कोई ऑफेंस कर दिया, वो ऑफेंस करने के लिए मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लग गई, मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट लग गया, तो मुझे बताओ वो पेनल्टी या पनिशमेंट वेल्थ टैक्स एक्ट डिलीट होने के बाद मेरे ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा? आप बताओ आपको क्या लगेगा सर. लगेगा। वो यही बोल रहा है, देखो वो यही बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है आप समझना, क्या बोल रहा है देखो समझना। वो बोल रहा है द रिपील शैल नॉट अफेक्ट, नहीं अफेक्ट करेगा कोई भी पेनल्टी, कोई भी फोरफीचर या कोई भी पनिशमेंट जो आपने पहले कर दिया था, इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस जो आपने कमिट किया अगेंस्ट एनी एनेक्टमेंट सो रिपील। मतलब जो लॉ डिलीट हो गया, उस लॉ के डिलीट होने से पहले उस लॉ में अगर मैंने कोई ऑफेंस किया था तो उस ऑफेंस के लिए जो पेनल्टी लगनी है लगेगी।
जो फोरफीचर, मान लो मेरे शेयर्स वगैरह का कोई फोरफीचर होना है तो वो करना पड़ेगा, कोई पनिशमेंट वगैरह मिल रही है तो वो सब मिलेगी। बोले एक्ट अगर डिलीट हुआ और डिलीट होने से पहले उस एक्ट में आपने कोई ऑफेंस किया तो उसके लिए जो भी पेनल्टी पनिशमेंट है सब मिलेगा। बताओ बेटा ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस यस सर। आगे समझ में? ठीक है। अच्छा बेटा अब एक लास्ट पॉइंट है, इसको और समझना। एक लास्ट पॉइंट है, इसको और समझना। ये लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? अब बेटा लास्ट पॉइंट ये बोलता है बेटा, जैसे एक्ट डिलीट हुआ, एक्ट के डिलीट होने से पहले मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लग गई या मेरे ऊपर कोई पनिशमेंट लग गया। अब मान लो मैं पेनल्टी जमा नहीं करा रहा, तो क्या सरकार पेनल्टी रिकवर करने के लिए मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर पाएगी? यस कर और पाएगी। जैसे Yes, मान sir. लो मैंने एक्ट के डिलीट होने से पहले कोई ऑफेंस किया, अब क्योंकि मैंने ऑफेंस किया तो क्या सरकार मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस स्टार्ट कर पाएगी, कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर पाएगी? यस तो लॉ Yes, बोला, sir. सुनना, लॉ बोला, बोले एक्ट के डिलीट होने से पहले अगर आपको कोई राइट मिल रहा है, कोई प्रिविलेज मिल रहा है, कोई आपकी ऑब्लिगेशन है, कोई लाइबिलिटी है, एक्ट के डिलीट होने से पहले कोई पेनल्टी मिलनी है, कोई पनिशमेंट मिलना है, बोले उनसे रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टिगेशन सरकार को करानी है, कोई लीगल प्रोसीडिंग सरकार को स्टार्ट करानी है, तो वो सारी चीजें सरकार स्टार्ट करा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्ट डिलीट हो गया। मतलब एक्ट के डिलीट होने से पहले अगर कोई राइट है, कोई प्रिविलेज है, कोई लाइबिलिटी है, कोई पेनल्टी है, कोई पनिशमेंट है, उस राइट, उस लाइबिलिटी, उस पेनल्टी, उस प्रिविलेज से जुड़ा कोई भी इन्वेस्टिगेशन सरकार को चालू रखना है रखें, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग सरकार को स्टार्ट करनी है करे, सरकार मुझे कोई रेमेडी देना चाहती है, रेमेडी मतलब रिलीफ, कोई बेनिफिट देना चाहती है दे, लॉ बोला हमें कोई दिक्कत नहीं। लॉ बोला रिपील से अफेक्ट नहीं होगा, बोले द रिपील शैल नॉट अफेक्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग या राइट, रेमेडी माने राइट, रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट, सच राइट मतलब ये जो ऊपर बातें हुई हैं सारी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, पेनल्टी, ठीक है। अब देखना इधर, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, पेनल्टी, फोरफीचर और पनिशमेंट एज अफोरसेड। अफोरसेड यानी जिनकी ऊपर बात हुई है, अफोरसेड का मतलब जो ऊपर गए, अफोरसेड का मतलब जो ऊपर हैं, तो जो ऊपर, ऊपर मतलब यहां पर इस वाले पॉइंट में या इस वाले पॉइंट में या इस वाले पॉइंट में, इन पॉइंट्स में अगर मेरे को कोई भी राइट मिल रहा था, कोई भी मेरी प्रिविलेज थी, कोई भी मेरी ऑब्लिगेशन थी, कोई भी मेरी लाइबिलिटी थी, कोई भी मेरी पेनल्टी थी, फोरफीचर था, पनिशमेंट था, उससे जुड़ी कोई भी इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग, रेमेडी अगर सरकार को चालू करनी है तो करे, बोले वो अफेक्ट नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार लॉ डिलीट हो गया तो वो लॉ डिलीट होने के बाद अप्लाई होना बंद हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई लॉ डिलीट हो गया तो डिलीट होने के बाद वो लॉ अप्लाई होना बंद हो जाता है। लेकिन लॉ के डिलीट होने से चार चीजें, बी सी डी और ई, ये चार चीजें बी सी डी और ई, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ बेटा आया नहीं आया ये प्रोविजन समझ में? जल्दी बोलो सभी स्टूडेंट। यस सर Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर Yes, sir. चलिए आगे बढ़े क्या बेटा? हाँ Yes, sir. आगे Yes, sir. बढ़े। एक काम करिए, एक तो सभी बच्चे अपने फ्रंट कैमरास ऑन कर लीजिए, जिसका फ्रंट कैमरा ऑफ होगा मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, मैं रिप्लाई के बिना पढ़ा नहीं सकता हूँ। यस सर। सर अब रहने दीजिए, आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। तनु बेटा आपके साथ जो बैठा था उसको भी बुला लो। चौधरी कौन था अनम्यूट पे आके तो रिप्लाई कर दो भाई। हाँ अनम्यूट पे तो आओ, कौन है ये? फिजा गोरी। तो आप आते तो उन्हीं क्लास में। नहीं सर, आज ऑफलाइन तो आज ही, बाकी ऑनलाइन तो रोजाना रहती हूँ। अच्छा तो फिर कैमरा में दिख जाओ ना, ऐसे शर्मा क्यों गए, छुप क्यों गए? नहीं सर, मैं ज्वाइन कर रही थी खुद के फोन से, लेकिन हो नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, साथ में पढ़ लो, ठीक है। चलिए बेटा, अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है? जिन लोगों के कैमरास ऑफ है मैं सबको रिमूव कर रहा हूं क्लास से, आप ऑफ रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम 2-3 स्टूडेंट जिनका नेटवर्क इशू है, अगर आपका कैमरा ऑफ होगा बिना वार्निंग के, यू विल बी रिमूव फ्रॉम द क्लास।
कर रहा हूँ सर। और जिन लोग का कैमरा ऑफ है उनका मेरे पास कंटिन्यूअस रिप्लाई आना चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो भी यू विल बी रिमूव्ड। मैं समझता हूँ डेटा का इशू रहता है, दैट्स व्हाई सम स्टूडेंट्स कीप देयर कैमरास ऑफ। आई हैव फुल्ली अंडरस्टैंड दैट। So in case you have any data issues and your camera is switched off, I would require you people to keep your to continuously reply in the class. Otherwise, I will check you out. Yes, sir. Either have your cameras on or reply. There is no third possibility. चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? पहले आप मुझे बताओ, Yes, ये जो sir. पॉइंट मैंने समझाया वो सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो ये अच्छा सेक्शन था, सेक्शन 6। अब इसके बाद वाला ये इतना अच्छा एक्ट है ना, मतलब आप ये समझो आप जो सीए फाउंडेशन में पढ़ के आए हो वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब वो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। ये जो पॉइंट मेरे को पढ़ाने हैं ना, ये इतने अच्छे और टेक्निकल पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको समझ के फोकस करोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे। चलिए, अच्छा बेटा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 6 से। मिल गया? Yes, sir. मिल गया क्या? अब सोचो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके पढ़ाता हूँ। इसका देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके पढ़ाता हूँ, तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आप लोगों को। तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आप लोगों को। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। बेटा एक बात बताता हूँ और आपके फाउंडेशन से रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट सबने फाउंडेशन में पढ़ा है। बेटा आप सब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़े? मुझे बताओ फाउंडेशन में आपको ये बात पढ़ाई गई थी क्या? मुझे बताओ फाउंडेशन में आपको ये बात पढ़ाई गई थी क्या कि कंपनी के लिए कॉमन सील रखना ऑप्शनल होता है? Yes, Yes, sir. कंपनी के लिए Yes, कॉमन sir. सील रखना ऑप्शनल होता है। Yes, पढ़ी है ये sir. बात आपने फाउंडेशन में Yes, क्या? sir. हाँ सर। यस सर। अगर बेटा फाउंडेशन में ये चीज पढ़ी है कि कंपनी के लिए कॉमन सील ऑप्शनल होती है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये बात कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू आई थी कि कंपनी के लिए कॉमन सील ऑप्शनल है। ये बात भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। यस सर। यस सर पढ़ी। पढ़ी है या नहीं पढ़ी बताओ? यस सर पढ़ी पढ़ी। है? यस सर। तो बेटा कंपनी के लिए कॉमन सील ऑप्शनल है, ये बात कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लिखी हुई है। अच्छा, अब बेटा जो ये कंपनीज एक्ट 2015 है, ये जो बेटा कंपनीज एक्ट 2015 है, ये पता नहीं कितने लोगों को पता है, नहीं पता, ये एक्ट डिलीट हो गया है। ये एक्ट डिलीट हो चुका है। तो बेटा अगर ये एक्ट डिलीट हो गया तो इस एक्ट के थ्रू जो ये अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट का मतलब होता है लॉ में चेंजेस करना। अमेंडमेंट का मतलब होता है लॉ में चेंजेस करना। अमेंडमेंट का मतलब होता है लॉ में चेंजेस करना। तो बेटा मैं आप सबको बता दे रहा हूं, आज की तारीख में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 को डिलीट कर दिया गया है। तो मुझे बताओ, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 को अगर डिलीट कर दिया गया है, तो ये जो अमेंडमेंट था कि कॉमन सील ऑप्शनल रहेगी, ये भी डिलीट हो जाएगा या अमेंडमेंट चलता रहेगा? मुझे बताओ, अमेंडमेंट डिलीट हो जाएगा या अमेंडमेंट चलता रहेगा? क्या बोलते हो? डिलीट हो जाएगा। Delete हो जाएगा. Deleted. ठीक है। अब बेटा आपने जो बोला वो गलत बोला। अब यही सेक्शन 6 है, ब्यूटीफुल सेक्शन है, समझना। सर एक्चुअली क्या होता है जब लॉ बनता है? बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना है, सबको पता है? पता है कि नहीं पता है बताओ? Yes, sir. यस सर। अब आप सोचो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं आए होंगे तो हजारों अमेंडमेंट आ गए होंगे तब से लेकर आज तक। और जब भी अमेंडमेंट आता है, हर बार अमेंडमेंट का एक एक्ट बनता है। जैसे यहाँ पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट बना, वैसे ही इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट बनते हैं। इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1962, 1963, 1964, 1965, हजारों। अब कंपनीज एक्ट 2013 में मैं आपको बताता हूँ 4 अमेंडमेंट एक्ट आज तक बन चुके हैं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब बेटा एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में तो फिर भी चलो 4 ही अमेंडमेंट एक्ट हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ, 2013 में ही आया था। एक्ट्स होंगे तो सभी अमेंडमेंट एक्ट्स का नाम डिलीट, सभी अमेंडमेंट एक्ट्स का नाम याद रखना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या?
नो सर। नहीं No, sir. पॉसिबल है। तो बेटा सेक्शन 6 से बोला जब गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट एक्ट डिलीट करती है तो अमेंडमेंट एक्ट का सिर्फ नाम डिलीट होता है, काम खत्म नहीं होता। मतलब एक्ट का नाम खत्म हो जाएगा लेकिन काम खत्म नहीं होगा। मतलब एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट आया वो चलता रहेगा, एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट आया वो बना रहेगा, सिर्फ उसका नाम खत्म कर दिया। जब हम बोलते हैं कि हमने अमेंडमेंट एक्ट रिपील कर दिया, डिलीट करने का मतलब रिपील, जब हम अमेंडमेंट एक्ट को रिपील करते हैं, अमेंडमेंट एक्ट के लिए ये रूल सिर्फ कि जब हम अमेंडमेंट एक्ट रिपील करते हैं तो बोले अमेंडमेंट एक्ट का सिर्फ नाम डिलीट होता है, उसके थ्रू जो आया गया अमेंडमेंट है वो कभी डिलीट नहीं होता। तो बेटा मैं क्या करता हूं, जब भी कोई टेक्निकल प्रोविजन आता है उसको साथ में हिंदी में भी लिख देता हूं। तो मैं यहां हिंदी में लिख रहा हूं, जब अमेंडमेंट एक्ट रिपील होते हैं तो सिर्फ एक्ट का नेम रिपील होता है, तो सिर्फ एक्ट का नेम रिपील होता है, लेकिन एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट आया है, एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट आया है वो रिपील नहीं होता, वो रिपील नहीं होता। ये बात लिखी हुई है बेटा सेक्शन 6A में। बताओ बेटा समझ में आया नहीं है? बोलो स्टूडेंट्स यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बोल रहे हैं हम बेटा, क्या बोल रहे हैं हम? ये बोल रहे हैं कि जब हमने कोई अमेंडमेंट एक्ट रिपील कर दिया, हम ये बोल रहे हैं कि हमने जब कोई अमेंडमेंट एक्ट क्या कर दिया, रिपील कर दिया। बेटा मैं सबको रिमूव कर रहा हूं, आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं, ना रिप्लाई करते। सर आप लोग क्या चाहते हैं, आप मेरे को पहले ये बता दें। आप लोग क्या चाहते हैं मेरे को ये बता दें। आप लोग को पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो मत पढ़िए सर, आप छोड़ दीजिए, आप किसी और टीचर के यहाँ पढ़ लीजिए। मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर ऐसे। इधर या तो आप रिप्लाई कर लीजिए, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, दोनों में से एक चीज कर लीजिए। 50 बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, 2 जने रिप्लाई कर रहे हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा आप बताओ। ना आप लोग ने कैमरा ऑन किया है कि मैं आपका नेक मूवमेंट देख के समझ जाऊं कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा सर, मैं पहले ही बोल रहा हूं। आपको डेटा का इश्यू है, आप कैमरा ऑफ रख लीजिए, रिप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। और दोनों ही चीज नहीं कर सकते तो मेरी क्लास में मत आइए। मेरी इंटर लेवल की क्लास है, मैं इतना ज्यादा टाइम इन सब चीजों में नहीं खराब कर सकता हूं। मुझे पढ़ाना होता है, मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप छोड़ दीजिए। मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा, आपकी बार मैं रिमूव करूंगा, सीधे ध्यान रखना ये चीज। हाँ जी। तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूं कि सेक्शन 6 सिर्फ इतना सा बोलता है कि अगर आपने कोई अमेंडमेंट एक्ट डिलीट किया तो एक्ट का जो नाम है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट आया है वो डिलीट कभी भी नहीं होता है। बताइए स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट से बोल दीजिए। सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आइए बच्चों, तो एक बार देखो इसको रीड करते हैं, एक बार इसको रीड करते हैं। सेक्शन 6 से दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. सेक्शन 6 में लिखा हुआ है रिपील ऑफ एक्ट। रिपील ऑफ एक्ट, कौन सा एक्ट डिलीट किया जिससे अमेंडमेंट आया था? मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट, मतलब एक ऐसा एक्ट डिलीट किया जा रहा है जिससे अमेंडमेंट आया था दूसरे एक्ट में, इन एक्ट और रेगुलेशन। जैसे हमने डिलीट कर दिया, जैसे हमने डिलीट कर दिया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिससे अमेंडमेंट आया था कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट Companies Act 2013 में। सेक्शन कौन सा है बेटा? 6A। 6A. क्या लिखा हुआ है पढ़ना। देखो लैंग्वेज पे फोकस करना, लैंग्वेज ही हार्ड होती है, लैंग्वेज पढ़ने का ही सारा खेल है। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील कर देता है, रिपील्स एनी एनेक्टमेंट, किसी एनेक्टमेंट को रिपील कर देता है। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, वेयर एनी
Central Act or Regulation repeals any enactment. Repeals any enactment. कोई भी सेंट्रल एक्ट रिपील कर देता है किसी भी एनेक्टमेंट को. वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील्स एनी एनेक्टमेंट. कौन सा एनेक्टमेंट डिलीट हो रहा है जिससे अमेंडमेंट आया था? बाय विच द टेक्स्ट ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन वाज अमेंडेड. तो बोल रहा है उस रिपील से अमेंडमेंट अफेक्ट नहीं होगा. अमेंडमेंट अफेक्ट नहीं होगा यानी अमेंडमेंट बना रहेगा, अमेंडमेंट चलता रहेगा. द रिपील शेल नॉट एक्ट. बोले आपने अगर अमेंडमेंट एक्ट डिलीट भी कर दिया तो बोले अमेंडमेंट एक्ट डिलीट होने से एक्ट का नाम अफेक्ट नहीं होगा. बोले द रिपील शेल नॉट अफेक्ट. अफेक्ट नहीं होगा मतलब वो चलता रहेगा. द रिपील शेल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी सच अमेंडमेंट मेड बाय द एनेक्टमेंट. जो अमेंडमेंट के थ्रू किया गया सो रिपीट. सिर्फ इतना सा इसमें लर्न करना है कि वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन repeals any enactment by which the text of any central act or regulation was amended, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment. So repeal. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डाउट हो तो पूछो. Yes, sir. Sir. Yes, sir. डाउट हो तो पूछो. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो पूछ लेना बेटा, मन में बिल्कुल मत रखना. चलो आगे. Yes, sir. Yes, sir. चलो सर आगे चलो. आगे बोल रहा है रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनेक्टमेंट. सेक्शन 7 रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनेक्टमेंट. रिपील्ड एनेक्टमेंट का रिवाइवल. एनेक्टमेंट माने लॉ, रिपील्ड मतलब डिलीटेड, रिवाइवल मतलब रीएप्लीकेबल करना. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है मरे हुए एक्ट को जिंदा कर देना. ये कॉन्सेप्ट है मरे हुए एक्ट को जिंदा कर देना. सर मेरा क्वेश्चन है, हमने एक एक्ट डिलीट कर दिया, तो मुझे बताओ बेटा, अगर एक एक्ट डिलीट हो गया है तो क्या उस डिलीटेड एक्ट को वापस से लेकर आया जा सकता है? कि मतलब हमने एक बार तो एक्ट डिलीट कर दिया, भाई हमें गुस्सा आ गया मतलब कर दिया, गवर्नमेंट को लगा एक्ट को डिलीट करना है, गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया. एक एक्ट था, गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिया. अब डिलीट करने के बाद में गवर्नमेंट को गलती का एहसास हुआ कि अरे यार एक्ट तो डिलीट नहीं करना चाहिए था. बोले तो गड़बड़ हो गई. तो क्या डिलीटेड एक्ट को गवर्नमेंट वापस से रीअप्लाई कर सकती है क्या? कि बोले अच्छा सॉरी डिलीट हो गया, अरे भगवान कसम हम तो जानबूझ के डिलीट करना नहीं चाहते थे. बोले हो गया, अरे यार हम सॉरी यार, हम जिंदा करना चाहते हैं. क्या मरे हुए एनेक्टमेंट को कर सकते हैं क्या जिंदा? कर सकते हैं क्या? Yes, sir. कर सकते हैं क्या? यस तो ऐसे बोल रहे फुल कॉन्फिडेंस की पता नहीं कितने कर दिया आपने जिंदा है बच्चों. अभी तो एक्ट है. नहीं सर. ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है. डिलीटेड लॉ को जिंदा करते हैं. एग्जांपल दूं लाइव. सर थ्योरी एग्जांपल नहीं देते, जो सर से पढ़े फाउंडेशन में उनको पता है. एक्चुअल एग्जांपल देंगे. तुमने इनकम टैक्स अभी पढ़ना चालू किया नहीं है कईयों ने, जहां तक मुझे पता है, पर कईयों ने कर भी लिया होगा. बेटा जिन्होंने करा है वो सुनना, जिन्होंने नहीं करा है वो भी सुनना, क्योंकि एक्चुअल एग्जांपल वही है. नहीं तो मैं एग्जांपल तो ऐसे कुछ भी दे सकता हूं, मेड अप एग्जांपल. तो बेटा इनकम टैक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, सरचार्ज नाम है इसका. क्या नाम है? Surcharge. जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं. इनकम टैक्स के अंदर ही एक टैक्स लगता है सरचार्ज. ये सरचार्ज सरकार ने डिलीट कर दिया था. 2017 तक डिलीटेड था ये. मतलब 2017 से पहले क्या था, 2010-11 तक सरचार्ज लगता था. 12-13 में सरकार ने डिलीट कर दिया. फिर 2017-18 तक डिलीटेड था. 18-19 में एक दिन मोदी जी को लगा अरे यार डिलीटेड कैसे हो गया, चलो इसको जिंदा कर देते हैं. तो मोदी जी ने भाइयों बहनों बोल के उसको जिंदा कर दिया. मतलब सरचार्ज पहले था, 10-11 में डिलीट हुआ, पढ़ा रहा डिलीट पढ़ा रहा. फिर 17-18 के बाद 18-19 में सरकार ने वापस से उसको जिंदा कर दिया. तो बिल्कुल ऐसा होता है. जब आप टैक्स पढ़ो तो अपने टैक्स वाले सर से पूछना, वो आपको बताएंगे कि सरचार्ज हमारे देश में पहले हट गया था, फिर बाद में वापस आया था.
तो बेटा ऐसा होता है कि डिलीटेड एक्ट को जिंदा किया जाता है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. सर सेक्शन 7 ये नहीं बोल रहा कि आप डिलीटेड एक्ट को जिंदा कर सकते हो या नहीं कर सकते। सेक्शन 7 ये बोल रहा है कि अगर आप डिलीटेड एक्ट को जिंदा करते हो, बोले करो, लेकिन एक्सप्रेसली यानी स्पेसिफिकली प्रॉपरली आपको रीजन बताने पड़ेंगे कि आप मरे हुए एक्ट को जिंदा क्यों कर रहे हो। बोले जिंदा कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोले जिंदा कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जब मरे हुए एक्ट को यानी रिपील्ड एनेक्टमेंट को रिवाइवल करेगी तो गवर्नमेंट को रीजन बताना पड़ेगा कि उन्होंने रिवाइवल किया तो किया क्यों। बताइए कॉन्सेप्ट आया नहीं है समझ में? Yes. Yes, मुझे sir. बताओ कि मरे हुए एनेक्टमेंट को जिंदा कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 7 क्या बोला, अगर मरे हुए एक्ट को जिंदा करेंगे तो क्या बताना पड़ेगा? Reason. बताना पड़ेगा कि मरे हुए एक्ट को जिंदा क्यों किया। क्यों किया? डन है क्या बच्चों? Yes, sir. sir. डन है सर, बहुत Yes, बढ़िया से sir. आ गया सर, ये तो इजी बात थी। चलो आओ, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार रीड कराएं। Yes, sir. Yes. Yes. इन एनी सेंट्रल और हटा देना बेटा, इट शैल बी नेसेसरी जिंदा करने के लिए, अगर जिंदा करना चाहते हो, फॉर द पर्पज ऑफ रिवाइविंग, चाहे पूरे को जिंदा करना चाहते हो पार्टली, इधर होली और पार्शियली एनी एनेक्टमेंट, होली और पार्शियली रिपील्ड। अगर आप किसी मरे हुए एनेक्टमेंट को आप जिंदा करना चाहते हो, अब देखो रेड कलर में जो बेत हाईलाइट करूंगा वो सेक्शन है, तो बोले पर्पस बता देना क्यों हाईलाइट किया है, क्यों डिलीट किया है और क्यों जिंदा किया है। एक्सप्रेसली मतलब आपको प्रॉपरली रीजन बताना पड़ेगा टू स्टेट दैट पर्पस बताना पड़ेगा। बोले आपने एक डिलीट हुआ, डिलीट करने के बाद आपने उसका रिवाइवल किया, बोले रिवाइवल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्रेसली पर्पस बताना पड़ेगा कि रिपील्ड एनेक्टमेंट का रिवाइवल क्यों किया गया। बताइए बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो आया? Sir. बोलो आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. डाउट? No, Yes, sir. no, sir. ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक बात बताता हूँ, अगेन आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप पढ़ोगे आपके सिलेबस में। अगेन लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ जिंदा, लास्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा आज की क्लास का। अगेन लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, जिंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ जिंदा एग्जांपल एकदम, ठीक है बेटा? आप लोग सब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे 1961, पढ़ा नहीं है पढ़ लोगे, कईयों ने शायद पढ़ भी लिया होगा। बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इंडियन कंपनी की डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? इंडियन Indian company. इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किसकी डेफिनेशन है बताओ बेटा? Indian company. कंपनी की है। पढ़िए क्या? No, sir. No, sir. चलो आप पढ़ोगे, है आपके सिलेबस में, आप इंडियन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है? सेक्शन का हो तो बता देता हूं नॉलेज के लिए। सर एक सेकंड बोर्ड पे लिख देता हूं सेक्शन, ऐसे तो क्या बताऊं सर। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन है 2, क्लॉज है 17। इसमें बेटा इंडियन कंपनी की डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है बेटा? Indian company. अब सर मुझे बताना डेफिनेशन में कुछ अटपटा है क्या? मैं डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं आपको, आप मुझे बताना डेफिनेशन में कुछ अटपटा है क्या? तो बेटा सेक्शन 2 जो क्लॉज 17 है, जो इनकम टैक्स एक्ट में इंडियन कंपनी को डिफाइन करता है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडियन कंपनी मीन्स अ कंपनी, सच बोल रहा हूं भगवान कसम यही डेफिनेशन है, वो बोलता है इंडियन कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। बोले इंडियन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में, ये डेफिनेशन है। बोले इंडियन कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में, ये डेफिनेशन है। मुझे बताओ इस डेफिनेशन में कुछ अटपटा है क्या? Yes, sir. सर 2000 कंपनी तक 2013 के बारे में तो बोलिए, उसके अंडर होती है ना अब तो। अटपटा ये है कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 1956, जबकि आज की तारीख में तो हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 लागू होना ही बंद हो गया है। कंपनीज एक्ट 1956 तो रिपील हो गया था, डिलीट हो गया था,
और उसकी जगह नया कंपनीज एक्ट बन गया था कंपनीज एक्ट 2013। 13 बात बताओ, इसका मतलब तो इनकम टैक्स एक्ट में जो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन है वो गलत हो गई। यस Yes, सर sir. गलत हो गई कि नहीं हो गई, आप बताओ। हो गई Yes, सर sir. सर हो गए। पर हम चाहेंगे क्या कोई लॉ गलत हो जाए? नो सर नो चाहेंगे सर। क्या कोई लॉ गलत हो जाए? नो सर तो बेटा जो ये जीसीए है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इसका सेक्शन 8 बोला, सुनना मजा आ जाएगा, मतलब ये एक्चुअल एग्जांपल दिया है मैंने आपको। सर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का सेक्शन 8 बोला, दिख रहे हैं मेरे हाथ सुंदर सुंदर? Yes. वो Yes, बोला, sir. कोई बोला नहीं दिख रहे, आप दिख रहे हैं, ये रहे, दिख गए। यस सर सर तो कई बच्चे मना कर रहे इतने फर्जी हैं। तो बेटा वो बोला कि अगर कोई लॉ डिलीट हो गया है, अगर कोई लॉ क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, और जो लॉ डिलीट हुआ है उस लॉ का किसी दूसरे लॉ में रेफरेंस आ रहा है। रेफरेंस आने का मतलब समझ रहे हो? यस इसकी सर बात हो रही है। Yes, जैसे sir. इनकम टैक्स एक्ट में किसका रेफरेंस आ रहा है? कंपनीज एक्ट 1956 का। 1956 लेकिन का कंपनीज एक्ट 1956 तो डिलीट हो चुका। यस तो सर इन्होंने बोला कि अगर कोई एक्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन जो एक्ट डिलीट हो चुका है उस एक्ट का किसी दूसरे एक्ट में रेफरेंस आ रहा है, तो सेक्शन 8 बोला जो एक्ट डिलीट हो गया उसकी जगह नया एक्ट भी तो बना होगा। यस सर उसकी जगह नया एक्ट भी तो बना होगा। तो बोले ये मान लेंगे, अज्यूम कर लो। अच्छा जसवंत सिंह सर बेटा आप ह्यूमन बीइंग हो या कबूतर हो? सर ह्यूमन सर ये ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग मानेंगे नहीं, कबूतर मान लेंगे। डीमिंग प्रोविजन मान लेंगे, ये कबूतर है नहीं, इसे कबूतर माना जाएगा। जसवंत आज से तुम कबूतर हो, हम तुम्हें कबूतर मान रहे हैं, इसे बोलते हैं डीमिंग प्रोविजन, मान लेना। तो अब ये बोल रहा है कि अगर कोई एक्ट डिलीट हो गया, जो एक्ट डिलीट हो गया उसका मान लो किसी दूसरे लॉ में रेफरेंस आ रहा है, तो ये मान लेंगे कि जो एक्ट डिलीट हुआ रेफरेंस उसका नहीं है, जो एक्ट डिलीट हुआ उसकी जगह जो नया एक्ट आया उसका रेफरेंस है। मतलब Yes, पुराने sir. को नया मान लेंगे। तो बोले हम ये मानेंगे ही नहीं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है, हम तो मानेंगे वहां पे कंपनीज एक्ट 2013 लिखा है। लॉ में क्या डेफिनेशन है? लॉ में डेफिनेशन है कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन हम कंपनीज एक्ट 1956 को क्या मान लेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। नहीं आया समझ में? आ गया आ गया। चलो भाइयों, आ गया सर आ गया यस अरे सर आया क्या? यस सर यस सर आ गया? हाँ आ सर गया आ गया सर, आ गया सर। यस सर इजी बात थी सर, हमें तो बचपन से आती थी। ठीक है भाई, चलो तो रीड करा दे एक बार। यस सर Sir. देखना बेटा स्क्रीन पे डेफिनेशन ला रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एनेक्टमेंट, सेक्शन 8। देखो हेडिंग समझना पहले। कंस्ट्रक्शन करने का क्या मतलब होता है बेटा? इंटरप्रिटेशन करना, किसी चीज को समझना, उसकी व्याख्या करना। बचपन में नहीं होता था, आप पोयम पढ़ते थे इंग्लिश में? व्याख्या कीजिए हाँ, तो जो कवि होता था, पोयम जो राइटर होता था, ऑथर होता था, वो कवि क्या बोलना चाहता था, तो हम ऐसे बोलते थे कवि कहना चाहते हैं अर्थात यस यहाँ लिखा तो राम है लेकिन राम का मतलब शाम है। ये वैसी व्याख्या है, ये वैसी व्याख्या है। बोले लॉ के अंदर लिखा तो कंपनीज एक्ट 1956 है, लेकिन ये एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013 है। वो बोल रहा है भावनाओं को समझो, वो बोल रहा है भावनाओं को समझो। ठीक है, दिन भी आ रहे हैं वैसे भावनाओं को समझने वाले। त्योहार आ रहा है आप लोगों का, बहुत जल्द आएगा। कौन से त्योहार की बात हो रही है बेटा, बताओ? समझने वाले समझ गए। की बात हो रही है। मैं तो सीए इंटर के एग्जाम की डेट की बात कर रहा था, पता नहीं आप लोग क्या समझे। खैर आ जाओ। सो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेटा इंटरप्रिटेशन करना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेटा इंटरप्रिटेशन करना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है व्याख्या करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना, व्याख्या करना। किसकी व्याख्या करना? जो रिपील्ड एनेक्टमेंट है, मतलब जो लॉ डिलीट हो चुका, अगर उसकी कहीं रेफरेंस आ रही है तो। ये सेक्शन कौन सा लग रहा है बेटा यहाँ पे? 8। अब ये क्या बोल रहा है बेटा समझना। ये बोल रहा है
ये बोल रहा है वेयर दिस एक्ट, बोले कोई एक्ट डिलीट कर देता है, बोले वेयर दिस एक्ट, देखो हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, पहले तो रिपील करता है, जैसे रिपील तो हुआ कंपनीज एक्ट 1956 और उसकी जगह नया एक्ट कौन सा है, एंड री एनेक्ट्स। री एनेक्ट्स का मतलब होता है, ओहो बंद हो गया गलती से, सॉरी, री एनेक्ट्स का मतलब होता है उसकी जगह वापस से नया लॉ बनाना, एंड री एनेक्ट्स मतलब नया लॉ बनाना। तो कंपनीज एक्ट 1956 डिलीट हुआ और री एनेक्ट क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013। तो बोले वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील्स एंड री एनेक्ट्स, चाहे विद मॉडिफिकेशन या विदाउट, वैसे नॉर्मली विद मॉडिफिकेशन ही होता है बेटा, पुराना लॉ डिलीट करके अगर नया लॉ बनाएंगे तो विद मॉडिफिकेशन ही बनाएंगे, सेम बनाना है तो कोई मजा थोड़ी आ रहा है सेम बनाने में। Yes, sir. Yes, So sir. where this act or any central act or regulation repeals and reenacts with or without modification any provision of a former यानी old enactment, बोले पुराने वाले प्रोविजन को आप रीएनेक्ट कर देते हो, फॉर्मल एनेक्टमेंट। तो अगर किसी भी लॉ में इस एनेक्टमेंट का रेफरेंस आएगा, देन रेफरेंसेस किसी भी दूसरे लॉ में इन एनी अदर एनेक्टमेंट, एनी अदर एनेक्टमेंट मेरे एग्जांपल में हो गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब मान लो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रेफरेंस आया इस वाले लॉ का, पुराने वाले लॉ का, तो बोले देन रेफरेंसेस इन एनी अदर एनेक्टमेंट टू द प्रोविजन सो रिपील्ड, जो प्रोविजन रिपील हो गया है, शैल बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड मतलब इंटरप्रेट की जाएगी एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो रीएनेक्टेड। मतलब पुराने, अगर किसी दूसरे लॉ में डिलीटेड प्रोविजन का रेफरेंस आ रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो रेफरेंस जो प्रोविजन रीएनेक्ट हुआ, जो वापस बना, उसका है। ठीक है, अब चाहो तो इसको एक बार सिंपल टर्म्स में भी लिख लो, सिंपल टर्म्स में भी लिख लो, हिंदी में लिख लो, यहीं पे लिख लो। अगर कोई लॉ डिलीट हो चुका है, अगर कोई लॉ डिलीट हो चुका है, अगर कोई लॉ डिलीटेड हो चुका है एंड डिलीटेड लॉ का किसी दूसरे लॉ में रेफरेंस आ रहा है, एंड डिलीटेड लॉ का किसी दूसरे लॉ में रेफरेंस आ रहा है, एंड डिलीटेड लॉ का किसी दूसरे लॉ में रेफरेंस आ रहा है, एंड डिलीटेड लॉ का किसी दूसरे लॉ में रेफरेंस आ रहा है, एंड डिलीटेड लॉ का किसी दूसरे लॉ में रेफरेंस आ रहा है, तो वो रेफरेंस नए लॉ का माना जाएगा, 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 तो वो रेफरेंस नए लॉ का माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेरी हो तो पूछ लो आप। No, sir. पक्का भगवान कसम खाओ आ गया, आ गया sir. आ गया सबको? ठीक है। Yes, sir. तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। देखो शुरुआत से देखो, आज हमने जितने भी सेक्शन पढ़े हाईली टेक्निकल सेक्शंस थे। एक सेक्शन 6 पढ़ा इफेक्ट ऑफ रिपील, एक सेक्शन 6 से पढ़ा रिपील ऑफ एन एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल